नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस चैप्टर में भी हम एक एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन सा एक्ट है वो? प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के साथ जो क्रूल्टी होती है, जो नाइंसाफ़ी होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। कब बनाया गया है? ये एक्ट कब पास हुआ है? 1960 में। इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इस एक्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कुछ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनिमल्स से रिलेटेड है। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसके रिलेटेड है। एनिमल्स को हम मार के फेंक देते हैं, या फिर उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता ह्यूमंस का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान एनिमल्स का यूज़ करते हैं। एनिमल्स का यूज़ मतलब जैसे हमारी फार्मेसी फील्ड में देखा जाए तो एनिमल्स का यूज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। तो कैसे, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट सबसे पहले एनिमल्स पे देखा जाता है। उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो मेडिसिन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब सबसे पहले एनिमल्स पे चेक किया जाता है। कोई भी न्यू मेडिसिन जब डिस्कवर होती है तो उस टाइम पे उसका सबसे पहले इफ़ेक्ट एनिमल्स पे देखा जाता है। मतलब एनिमल्स के बॉडी पे वो किस तरीके का इफ़ेक्ट दिखाती है। जिस इफ़ेक्ट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए उस मेडिसिन को बनाया गया है, वो उस चीज़ को ट्रीट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये सबसे पहले हम एनिमल्स पे ही टेस्टिंग करते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 होते हैं। उसमें फ़ेज़ 1 में सबसे पहले उस मेडिसिन का एनिमल्स पे इफ़ेक्ट देखा जाता है। उसके बाद ही अगर वो इफ़ेक्ट दे रही है, वो मेडिसिन अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है, वो रिस्की नहीं है इंसानों के यूज़ के लिए, अगर वो मेडिसिन उसके इफ़ेक्ट सही तरीके से दिखा रही है, तो उसके बाद ही वो मेडिसिन फिर इंसानों को दी जाती है। उसके बाद में वो मार्केट में लॉन्च होती है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हो गई, तो जो भी न्यू डिस्कवर हुई मेडिसिन रहती है, वो जब भी मैन्युफैक्चर होती है तो उसका सबसे पहले इफ़ेक्ट एनिमल्स पे ही देखा जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी एनिमल्स पकड़ के लाते हैं, उनको लैब में रखते हैं, और फिर उनके ऊपर उनको जो लगता है उस तरीके से फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से उन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनके साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट किस लिए बनाया गया है। वैसे अभी तक हमने जो भी इस एक्ट के बारे में समझा, उसके ऑब्जेक्टिव में भी सेम यही दिया है, क्योंकि ये जो एक्ट बनाया गया है इसका उद्देश्य ये है कि जो भी क्रूल्टी हो रही है एनिमल्स पे, उसको प्रिवेंट कर सके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन ऑन एनिमल्स एज वेल एज टू प्रिवेंट क्रूल्टी टू एनिमल्स। तो ये एक्ट किस लिए बनाया गया है? सबसे पहले तो अननेसेसरी पेन ऑन एनिमल्स। तो अननेसेसरी पेन, जैसे कोई भी एनिमल हो गया, उसको उठा के आप अपने लैब में ले गए और उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर सर्जरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बिना उसको एनेस्थेशिया दिए, या फिर उसके साथ मतलब एक तरह की क्रूल्टी हो गई वो एनिमल्स के साथ। तो ये सब रोकने के लिए, उसको अननेसेसरी पेन जो है ये प्रिवेंट करने के लिए, और साथ में क्रूल्टी को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर हाउसिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। तो इस एक्ट का दूसरा उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर हाउसिंग। तो हाउसिंग मतलब किस तरीके से, जैसे कोई इंसान है जो कि अपने घर में एनिमल्स को रखना चाहता है,
उनका पालन करना चाहता है, तो उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना इस एक्ट का काम है। मतलब आप अगर किसी भी एनिमल्स को आपके घर में रख रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसका हाउस मतलब किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से उसको खाना, किस तरीके से उसकी केयर होनी चाहिए, ये सब गाइडलाइन जो है ये एक्ट प्रोवाइड करती है। साथ में ब्रीडिंग के लिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब ब्रीडिंग करवाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी गाइडलाइंस ये एक्ट प्रोवाइड करती है। साथ में मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, तो जिन एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, उनको किस तरीके से रखना है, उनका खाना पीना सब किस तरीके से चेक करना है, वो सब गाइडलाइंस जो है ये एक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें देखनी है। तो सबसे पहला है एनिमल। एनिमल्स की डेफिनेशन देखेंगे लॉ की लैंग्वेज में। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर दैन अ ह्यूमन बीइंग। तो एनिमल्स ये ऐसे लिविंग क्रिएचर है, एनी लिविंग मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर हो गया ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे एनिमल्स। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एनिमल्स की। देन नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे कैप्टिव एनिमल की। कैप्टिव एनिमल मतलब क्या होता है? इट मीन्स एनी एनिमल विच इज़ इन कॉन्फाइनमेंट वेदर परमानेंट और टेम्पररी। तो कैप्टिव एनिमल मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसका मीनिंग होता है कि जो एनिमल जिसको हम पकड़ के रखते हैं, जिसको हम पिंजरे में ज़बरदस्ती बंद करके रखते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कैप्टिव एनिमल्स। तो इट मीन्स एनी एनिमल, कोई भी एनिमल विच इज़ इन कॉन्फाइनमेंट, मतलब कोई एनिमल है जो कि पकड़ के रखा हुआ है, उसको जोर ज़बरदस्ती करके पकड़ा हुआ है, वेदर परमानेंट और टेम्पररी, मतलब चाहे वो टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए भी हो या फिर परमानेंट ही हो, आपने पकड़ा है उस एनिमल्स को, तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे कैप्टिव एनिमल। देन नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल की डेफिनेशन क्या होगी? इट मीन्स एनी एनिमल विच इज़ टेम टू सर्व सम पर्पज़ फॉर द यूज़ ऑफ मैन। तो डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो हमारे घर में रहते हैं, जैसे काऊ हो गया, ये एक डोमेस्टिक एनिमल हो गया। तो डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि एक पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। जैसे काऊ हो गया, तो काऊ हमें खेती में भी काम में आता है। तो जैसे इंसान को किसी काम में हेल्प की ज़रूरत है किसी एनिमल्स की, तो वो उनको अपने घर में रखता है, जैसे काऊ हो गया। तो जैसे वो कैसे हेल्पफुल होते हैं मैन के लिए, किसी भी इंसान के लिए, तो उसी तरीके से जो एनिमल्स घर में रखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। देन नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फॉर द टाइम being invested by a law with the control and administration of any matters within a specified local area। तो लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है? ये एक म्युनिसिपल कमिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टेड बाय लॉ। तो ये लॉ के हिसाब से जो है बनाई जाती है कुछ समय के लिए, विथ द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मैटर्स विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल एरिया। तो कोई लोकल एरिया है, उसके जितने भी मैटर्स हो गए एनिमल्स के रिलेटेड, तो उनको संभालने के लिए कुछ समय के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। तो इस तरीके से ये लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है CPCSEA। CPCSEA मतलब क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CPCSEA ये क्या है वो देखेंगे। कमिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ये CPCSEA का फुल फॉर्म हो गया। तो ये जो फुल फॉर्म है ये पेपर में पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको अच्छे से याद करना है। कमिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये एक कमिटी होती है, CPCSEA एक कमिटी है। तो CPCSEA के सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे, ये कौन कौन से काम करती है।
रजिस्ट्रेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हो गए, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उनको एनिमल्स की ज़रूरत होती है, तो उनको एनिमल्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको CPCSEA की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहीं से रजिस्ट्रेशन मिलता है उनको। अगर उनको एक्सपेरिमेंट एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना हो, तो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना हो, उनको एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये रजिस्ट्रेशन कौन देता है? ये कमिटी देती है, CPCSEA ये कमिटी इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको देती है। Selection and appointment of nominees in the Institutional Animal Ethics Committee of Registered Establishment। तो कोई रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो गई जो कि एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करती है, तो उन रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट्स के भी एक कमिटी होती है। तो उस कमिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमिटी ऐसे बोलते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो उनकी भी एक कमिटी होती है जो कि है इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमिटी। तो इनमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन कौन से नॉमिनीज होंगे, तो इनको सिलेक्ट करना, इनको अपॉइंट करना, ये काम भी कौन करते हैं? CPCSEA ये कमिटी करती है। देन नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ एनिमल हाउस फैसिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय CPCSEA। तो कोई भी एनिमल हाउस है, कोई इंसान है जिसने एनिमल हाउस बनाया है और रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन देने से पहले, उसको लाइसेंस देने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। प्रॉपर इंस्पेक्शन वहाँ पर किया जाता है। किसके थ्रू? CPCSEA के थ्रू वहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाता है। देखा जाता है कि जो भी फैसिलिटीज़ हमने जो भी गाइडलाइंस में बताई है वो प्रॉपरली है कि नहीं। ये सारी फैसिलिटीज़ पहले चेक की जाती है, उसके बाद जो है वो अप्रूवल दिया जाता है। देन नेक्स्ट है परमिशन फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ एनिमल्स। तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें एनिमल्स का इन्वॉल्व हो, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हो जहाँ पर एनिमल्स इन्वॉल्व हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने की परमिशन CPCSEA ये देती है। अगर इनको लगे कि नहीं देना, तो ये परमिशन नहीं देती है, और इनको लगे देना है तो ये परमिशन दे देती है। देन नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनिमल्स फॉर यूज़ इन एक्सपेरिमेंट। तो कोई एनिमल है जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए इम्पोर्ट किया जा रहा है, मतलब बाहर से लाया जा रहा है, तो उसके लिए भी जो रिकमेंडेशन है वो CPCSEA ही देती है। पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी एनिमल अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हो, बाहर से कोई एनिमल ला रहे हैं, तो उसके लिए भी इस कमेटी से रिकमेंडेशंस लेनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है एक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट इन केस ऑफ वायलेंस ऑफ एनी लीगल नॉर्म। तो कोई भी रूल हो गया, ये जो CPCSEA है या फिर ये जो एक्ट है, इसके तहत जो रूल्स हैं, तो उन रूल के अगेंस्ट कोई भी गया, उन रूल को ब्रेक किया, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाएगी। और वो एक्शन कौन लेगी? CPCSEA ये कमेटी एक्शन लेगी। तो इस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CPCSEA। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो कमिटी बनाई गई है इसके उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला है टू प्रोमोट ह्यूमन केयर ऑफ एनिमल यूज इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग। तो जो भी एनिमल्स बायोमेडिकल रिसर्च और टेस्टिंग में यूज़ किए जा रहे हैं, बायोमेडिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मेडिसिन पहले डिस्कवर होने के बाद मैन्युफैक्चर होती है, तो उनकी टेस्टिंग सबसे पहले एनिमल्स पे की जाती है। फिर जो भी रिसर्च होते हैं, एनिमल की बॉडी हो गई या फिर ह्यूमन बॉडी को जानना हो, तो उसके लिए कुछ रिसर्च करने पड़ते हैं। तो जो भी रिसर्च होते हैं जहाँ पर एनिमल्स का यूज़ होता है, तो ऐसे एनिमल्स जो है उनकी ह्यूमन केयर होनी चाहिए। मतलब जो भी एनिमल्स है उनकी इस तरीके से केयर करनी है जैसे कि वो ह्यूमन हो। जैसे ह्यूमन की केयर की जाती है उसी तरीके से उन एनिमल्स की भी केयर करना, इसको प्रोमोट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ये इसका एक उद्देश्य है। देन नेक्स्ट है
टू प्रोवाइड अननेसेसरी पेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी भी एनिमल्स पे परफॉर्म हो रहा हो, कंडक्ट हो रहा हो, तो उस टाइम पे जो भी अननेसेसरी पेन है सर्जरी के बिफोर, सर्जरी से पहले, सर्जरी या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले या फिर एक्सपेरिमेंट के टाइम, उस टाइम जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस टाइम पे, या फिर आफ्टर मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद में, उस जो भी एनिमल है उसको कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। ये पेन जो है, ये अननेसेसरी पेन जो है, इसको अवॉइड करना, ये एक इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट है टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर हाउसिंग केयर, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो ये जो कमेटी है ये भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि एनिमल्स की हाउसिंग किस तरीके से करनी है, केयर किस तरीके से करनी है, ब्रीडिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उनका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जा सकता है। तो इन सब के लिए गाइडलाइंस भी ये कमेटी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए CPCSEA इस कमेटी के। देन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है ये इस्टेब्लिशमेंट्स के होते हैं, मतलब जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के ऊपर, तो उनके ऐसे कमिटीज़ बनाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी। तो इस कमेटी के बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। एवरी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी शॉल इंक्लूड। तो जितनी भी एनिमल इथिक्स कमेटी होती है, जितनी भी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला है अ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट प्रेजेंट होता है इस कमेटी में। देन नेक्स्ट है 2 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन। 2 साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से होते हैं। तो ऐसे कितने हो गए, 3 साइंटिस्ट हो गए। देन नेक्स्ट है अ वेटरनेरियन इन्वॉल्व इन केयर ऑफ एनिमल्स। तो एक वेटरनेरियन जो होता है, मतलब वेटरनेरियन मतलब जो कि स्पेशली एनिमल्स की स्टडी करते हैं ये, तो ये भी इन्वॉल्व होता है एनिमल्स की केयर करने के लिए। तो कितने हो गए, 4 पर्सन। देन नेक्स्ट है द साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ एनिमल्स फैसिलिटी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एनिमल्स की जो भी फैसिलिटीज़ है उनको पूरी करने के लिए तो एक साइंटिस्ट इंचार्ज वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो कितने हो गए, ये टोटल 5 हो गए। देन नेक्स्ट है अ साइंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूट। तो उस इंस्टीट्यूट का बाहर का एक पर्सन, मतलब आउटसाइड द इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट से बाहर का जो पर्सन रहता है, एक ऐसा एक साइंटिस्ट पर्सन, मतलब जो साइंटिस्ट होना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट जो है जो कि इंस्टीट्यूट के बाहर से है, ऐसा एक पर्सन वहाँ पर रहता है। टोटल कितने हो गए फिर, ये 6। नॉन साइंटिफिक सोशली अवेयर मेंबर। तो एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो नॉन साइंटिफिक, मतलब उस फील्ड का नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर एक सोशली अवेयर मेंबर वहाँ पर होना चाहिए उस कमिटी में। नेक्स्ट है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमिटी। तो उस कमिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। देन नेक्स्ट है a specialist while reviewing special projects using hazardous agents such as radioactive substance and deadly microorganism। अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट वहाँ पर परफॉर्म हो रहा हो तो एक स्पेशलिस्ट चाहिए। फाइल रिव्यूइंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स मतलब कोई भी स्पेशल प्रोजेक्ट हो रहा हो तो उसको देखने के लिए एक स्पेशलिस्ट वहाँ पर होने चाहिए। यूजिंग हजार्डस एजेंट सच एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हजार्डस एजेंट्स मतलब जो कि बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं, उनकी जान के लिए भी, जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे जो एजेंट्स हो गए जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए या फिर कोई डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके अगर कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर किया जा रहा हो तो उस टाइम पे एक स्पेशलिस्ट वहाँ पर रहना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इतने मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने हो गए, 9 मेंबर्स। तो 9 मेंबर्स इस कमेटी में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से ये इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी होती है। देन नेक्स्ट है ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल की ब्रीडिंग और स्टॉकिंग किस तरीके से करनी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की ब्रीडिंग किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला, no establishment shall carry on a business of breeding of animals for the purpose of experiment unless it is registered।
तो जैसे बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं ब्रीडिंग का, किस लिए, ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके उन एनिमल्स के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, वो तब तक कैरी नहीं कर सकता इस तरीके का बिजनेस, मतलब एनिमल्स की ब्रीडिंग नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। अगर वो रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तभी वो ब्रीडिंग कर सकता है एनिमल्स की, ये बिजनेस कर सकता है, नहीं तो वो एनिमल्स की ब्रीडिंग नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट है, every breeder carrying on the business of breeding animals for the purpose of experiment shall apply for registration within 60 days from the date of commencement of these rules and stop breeding of animals if registration is subsequently refused to it by the committee। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर ब्रीडर, एवरी ब्रीडर जो कि बिजनेस करता है ब्रीडिंग का, एनिमल्स की ब्रीडिंग का बिजनेस करता है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसने अप्लाई करना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स। मतलब जब वो डेट दी गई है उसके 60 डेज के अंदर उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए। and stop breeding of animals if registration is subsequently refused to it by the committee। अगर इस कमिटी ने, ये जो कमिटी है, इसने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, तो आपको ब्रीडिंग स्टॉप करनी है। जो भी एनिमल्स की आप ब्रीडिंग करते हो वो एनिमल ब्रीडिंग आपको स्टॉप करनी है। तो इस तरीके से ब्रीडिंग की जाती है एनिमल्स की। इस तरीके से ये गाइडलाइंस होते हैं, ये रूल्स होते हैं अगर आपको एनिमल्स की ब्रीडिंग करनी है तो। देन नेक्स्ट है स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स में देखेंगे स्टॉकिंग किस तरीके से करते हैं एनिमल्स की। द एनिमल शॉल बी स्टॉक्ड बाय द ब्रीडर इन द फॉलोइंग मैनर। तो कोई भी एनिमल हो गया, अगर किसी ब्रीडर को स्टॉक करना है तो वो फॉलोइंग मैनर, मतलब यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहला है एनिमल हाउस शॉल बी लोकेटेड इन अ क्वाइट एटमोस्फियर अनडिस्टर्ब बाय ट्रैफिक एंड द प्रीमाइसेस केप्ट हाइजीनिक। तो जो भी एनिमल हाउस है वो कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए, इन अ क्वाइट एटमोस्फियर, मतलब एक शांत जगह पर रहना चाहिए, शांत एटमोस्फियर में रहना चाहिए, जो कि अनडिस्टर्ब बाय ट्रैफिक, किसी ट्रैफिक की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एंड द प्रीमाइसेस केप्ट हाइजीनिक, जो भी प्रीमाइसेस है वो हाइजीनिक रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है animal cages for small animals and stables for large animals shall be such that animals can live in comfort and overcrowding is avoided। तो जो भी एनिमल केजेस होते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके लिए एनिमल केजेस होते हैं, और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्टैबल्स की वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, ताकि जो एनिमल्स है वो कंफर्टली वहाँ पर रह सके, वहाँ पर अच्छी तरीके से रह सके। और जो ओवर क्राउडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो अवॉइड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से भी एनिमल्स को सफोकेशन हो सकती है, तो उनके हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ओवर क्राउडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, और एनिमल केजेस जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए होने चाहिए, और जो स्टैबल्स है वो लार्ज एनिमल्स के लिए वहाँ पर होने चाहिए। देन नेक्स्ट है animals attendants must be suitably trained and experienced in the duties allotted to them। तो जितने भी एनिमल अटेंडेंट्स हैं, मतलब जो भी एनिमल्स की केयर करने वाले पर्सन्स हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए और ट्रेन होने चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो ड्यूटी उनको दी जाती है उसका एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, और साथ में वो ट्रेन होने चाहिए। देन नेक्स्ट है animals shall be looked after before and after the experiment by trained and experienced attendants। तो जो भी ट्रेन और एक्सपीरियंस अटेंडेंस है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एनिमल्स के रिलेटेड, तो ऐसे जो अटेंडेंट है उन्होंने एनिमल्स को देखना चाहिए, कब, बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर एनिमल पे कंडक्ट हुआ हो तो एक्सपेरिमेंट के पहले वो एनिमल किस तरीके का है, उसकी हेल्थ जो है वो किस तरीके से है, वो सब देखना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट के बाद भी उस एनिमल को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, जो भी ट्रेन और एक्सपीरियंस अटेंडेंट है उन्होंने। देन नेक्स्ट है
देयर शॉल बी satisfactory arrangement for looking after the animal during off hours and on holidays। तो कोई भी एनिमल ब्रीडर हो गया, तो वो जब हॉलीडेज लेते हैं या फिर ऑफ हावर रहते हैं उनके, तो जब वो नहीं आते काम पर, तो वहाँ पर एक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि जो एनिमल्स हैं उनको कोई देख सके। जैसे आप कोई भी छुट्टी ले रहे हो 1 दिन की 2 दिन की, तो ऐसा नहीं होता ना कि एनिमल्स का जो खाना पीना है वो भी बंद कर दे, उन पर भी छुट्टी लगा दे, ऐसा नहीं होता। उनको खाने की उतनी ही ज़रूरत होती है और पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है और उनको केयर की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। तो जब भी हॉलीडेज़ हो या फिर ऑफ हावर्स हो, तो एनिमल्स को देखने के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। कोई भी एनिमल की स्टॉकिंग कर रहा हो तो ये चीज़ उसने सबसे पहले देखनी चाहिए कि उसके पास जो भी एनिमल्स हैं उनकी केयर करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई हर टाइम प्रेजेंट रहे। तो इस तरीके से स्टॉकिंग की जाती है एनिमल्स की। ये कुछ गाइडलाइंस है, अगर आपको स्टॉक करना है एनिमल्स को तो इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।